स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें आज ये फोर्थ यानी चौथी क्लास है। इससे पहले ज्योग्राफी की कुल 3 क्लास जो है ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर पहली बार इस सेशन को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो अन्य क्लास का भी अवलोकन अवश्य करें, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर उसको खगोल की दृष्टि से देखा जाए, एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य एक तारा है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोगों से कि सूर्य एक जो है मध्यम आयु वर्ग का तारा है। सूर्य एक मध्यम आयु वर्ग का तारा है जिसकी जो है कुल उम्र लगभग 10 अरब वर्ष की है, जिसमें आधा ये सफर जो है तय कर चुका है। और सूर्य के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, ये बताने की बात नहीं, ये जग जाहिर है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है। इससे कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, और वो है एल्बिडो क्या होता है, डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है, कुल सूर्यातप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, या सूर्य से विकसित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक जो है पहुंचती है, सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और अभी इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन जो है भेजा गया है। आप लोग फटाफट कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को, और ये सेशन जो है प्रतिदिन प्रीमियर बैच के रूप में रात को 9 बजे आप तक जो है स्टडी 91 के ऑफिशियल चैनल पर प्राप्त होता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस और जीके जो है पूछा जाता है, आपके लिए यह सेशन बेहद लाभदायक है। शुरू कर रहे हैं आज के इस सेशन को, और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति आती है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 4 जुलाई को या 25 दिसंबर को। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने जो है बताया था कि सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर जो है परिक्रमा करती है, एक इलिप्टिकल वे में परिक्रमा करती है, और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है, उसके एक किनारे पर स्थित है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी का जो है आप देख लें, ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है तो एक बात तो आप जान लें, केपलर के नियमों के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से जितना ही अधिक दूरी पर होती है तो जाहिर सी बात है उस समय इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो उतना ही कम होता है, मिनिमम होता है। इसलिए इसकी स्पीड जो है भी क्या होगी, उतना ही कम होगी। तो एक सवाल आपसे पूछता है कि सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी का स्पीड जो है सबसे कम कब होता है, जब वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम जो है डिस्टेंस पर होती है, और इसको मिलने वाला टेम्परेचर भी सबसे कम मिनिमम जो है यहीं पर होता है। कहां पर, जब वो अपने मैक्सिमम जो है पोजीशन पर होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, और नहीं तो न्यूनतम दूरी पर होगी, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, इसी जो है इंसिडेंस को अपसौर्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अपसौर्य के नाम से जाना जाता है, या इसी को जो है अपहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहेलियन के नाम से जो है जाना जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना हमेशा जो है कब होती है, तो कब होती है आप कहेंगे कि 3 और 4 कब, जुलाई को, 3 या 4 जुलाई को, इसी के किसी एक में जो है ये घटना होती है। दोनों ऑप्शन में दे तो जो है हमेशा इसके साथ जो है आप जाएंगे 4 जुलाई के दिन, जब पृथ्वी इस वाले पोजीशन पर होती है, इस वाले पोजीशन पर, यानी जो है बिल्कुल सूर्य से नजदीक जब पृथ्वी होती है, तब इसके बीच की डिस्टेंस जो है मिनिमम होती है। तो इसको जो टेम्परेचर मिलता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, जो स्पीड होती है पृथ्वी की वो मैक्सिमम होती है, और इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंस, आप उपसौर नहीं, इसे जो है पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? पेरीहेलियन के नाम से जो है जाना जाता है। और यह घटना जो है कब होती है, तो आप कहेंगे कि ये जो है 3 जनवरी के दिन होती है।
कब? 3 जनवरी के दिन, जब जो है पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और इस वाले पोजीशन पर जब पहुंचती है, यहां पर जो है पहुंचती है, क्योंकि इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पृथ्वी मूव करती है, इस वाले पोजीशन पर जो है पहुंचती है, तो वो दिन जो होता है आपको बता दें कि आप यहां पर हैं तो जुलाई, उसके बाद अगस्त और ये जो है सितंबर, 23 सितंबर का दिन होता है। कौन सा? 23 सितंबर का दिन होता है और इसे कहा जाता है शरद विषु। क्या कहा जाता है? शरद विषु। और शरद विषु का मतलब क्या है? ये वो तिथि होती है जब पृथ्वी पर दिन और रात जो है क्या होता है? बराबर होता है। यानी इस वाले पोजीशन पर जब पृथ्वी है तो इसको जो है बिल्कुल इक्वल जो है इसको लाइट इसके ऊपर पड़ती है और इस वाले इसके इक्वेटर वाले पार्ट पर पड़ती है और इस दिन और रात जो है बराबर होता है। सेम कहानी जब इस वाले पोजीशन पर आती है तो यहां पर ये जनवरी में है, फरवरी मार्च के महीने में यहां आएगी और तब जो है 21 मार्च का वो दिन होता है और 21 मार्च के दिन भी जो है दिन और रात जो है इस पर क्या होगा? बराबर होगा। इस घटना को वसंत विषु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसंत विषु कहा जाता है। वसंत विषु या इंग्लिश में इसको जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, इसको जो है विंटर इक्विनॉक्स जो है कहा जाता है। और जब इस वाले पोजीशन पर पृथ्वी पहुंचती है तो आप देख रहे हैं जनवरी के महीने में ये मिनिमम पोजीशन पे है, उसके बावजूद भी हम लोगों के यहां ठंडक भयंकर जनवरी में पड़ती है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि जब सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के मिनिमम पोजीशन पर होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर उसको मिल रहा है, तो जनवरी के महीने में हम लोगों के यहां भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए, तो नहीं होता है। जुलाई के समय में पृथ्वी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम हमको टेम्परेचर मिलता है सूर्य से, तब जो है ठंडक पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बस वजह यह है कि हम लोग नॉर्थ पोल में पढ़ते हैं। हम लोग मतलब स्टडी 91 वाले नहीं ना, हम लोग का मतलब जो है नॉर्थ पोल कह रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं। मैं पिछले क्लास में पढ़ाया तो जो है आप लोगों से बताया कि जो ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि अर्थ को ये 2 पार्ट में बांट देती है। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ी रेखा होती है और संस्कृत में विषुवत का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, इसलिए इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं या इसको इक्वेटर के नाम से जो है जानते हैं, इक्वेटर के नाम से। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर या इसी को कहा जाता है क्या? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको साउथ हेमिस्फीयर या इसको जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और मैप में आप जो है उठा करके देखेंगे तो सबसे अधिक जो है अगर महाद्वीप आपको दिखेंगे तो इधर दिखेंगे, इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, बीच में अटलांटिक ओशियन के बाद इधर यूरोप महाद्वीप पड़ेगा, इस वाले बेल्ट में अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा, इधर जो है एशिया महाद्वीप आपका जो है पड़ेगा, इस वाले बेल्ट पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा और इधर जो है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ेगा। बाकी ये जो है समुद्री क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक महाद्वीप किधर है? तो उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या कम, समुद्र अधिक है, इसलिए इसको जो है ओशियन हेमिस्फीयर या महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। महासागरीय गोलार्ध। हम लोग एशिया के लोग, भारत के लोग किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। अब आइए फिर यहां आपको जो है मैं बताता हूं, इस वाले बेल्ट पर आते हैं हम लोग। तो इस वाले जब हम लोग इस वाले पोजीशन पर होते हैं तो पृथ्वी का जो है झुकाव जो है, तो क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो है 23.5 अंश जो है झुकी हुई है। कितने अंश जो है पृथ्वी झुकी हुई है? तो मैंने बताया कि जो है पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। इस वाले बेल्ट पर जो है पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है इस तरह से। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर पड़ गया और साउथ हेमिस्फीयर पीछे पड़ गया और बिल्कुल ऐसे जो है पड़ गया। सूर्य इधर चमक रहा है और उसके सामने जो है पृथ्वी का ऐसे झुकाव हो गया। हम नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले इसके सामने पड़ गए। तो मैक्सिमम एनर्जी को जो है जुलाई के महीने में झेलता कौन है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध झेलता है। तो गर्मी कहां पड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में। जब हम लोगों के यहां उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में भयंकर गर्मी पड़ती है तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर ठंडक पड़ती है, क्योंकि तब साउथ हेमिस्फीयर इधर चला जाता है।
दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, आप जो है कह लें कि दक्षिण अमेरिका के देश हैं, उस समय भयंकर ठंडक के चपेट में होते हैं। अब आ जाइए जनवरी के महीने की कंडीशन क्या होती है। जनवरी के महीने की कंडीशन ये कुछ इस तरह से जो होती है कि पृथ्वी का जो है झुकाव अपनी एक्सिस पर जो है 23.5 अंश का जो है, तो उसमें होता क्या है, उसमें कंडीशन जो है ये होती है कि पृथ्वी का झुकाव जो है इस तरह से होता है, ये वाला पोजीशन होता है। तो हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले जो है इधर चले गए और साउथ हेमिस्फीयर वाले फ्रंट पे आ गए। तो सन रेज को सबसे अधिक कौन झेल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के लोग। तो सबसे अधिक जो है ठंडक कहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी। गर्मी कहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी। तो यही वजह है कि 3 जनवरी के दिन पृथ्वी अपने जो है सबसे सूर्य के निकटतम बिंदु पर होती है, उसके बावजूद भी हम लोगों के यहां ठंडक पड़ती है। 4 जुलाई के दिन मैक्सिमम पोजीशन पे होती है, उसके बाद भी जो है क्या होता है, गर्मी पड़ता है। हम लोग अगर जो है दक्षिणी अमेरिका के लोग होते, हम लोग ब्राजील के होते, हम लोग चिली के होते, हम लोग अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे के होते, तो संभवतः ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो जाहिर सी बात है ये वजह होगा। अब दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है सर्वोच्च दूरी पर जो है पृथ्वी कब होती है, 4 जुलाई की होती है। कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है। 4 जुलाई के दिन होती है। जब लीप ईयर होता है तब यह कंडीशन बदलता है और वो तब 3 जुलाई हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 जुलाई के दिन मैक्सिमम पोजीशन, 3 जुलाई के दिन जो है मिनिमम पोजीशन पे होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली स्थिति होती है, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है क्या होता है, बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। अगला प्रश्न कहां गया, आ जाओ। डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है, डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है। डायमंड रिंग, यहां पर कोई रिंग सेरेमनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। डायमंड रिंग का मतलब होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, याद कर लें ऐसे, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब ये आ जाता है, कौन, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की छाया जो है इस पर जो है वापस पड़ती है। इस घटना को जो है क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा जो है किस दिन होता है, आप कहेंगे अमावस्या के दिन होता है, ये आप सब जानते हैं। और जब स्थिति इधर हो जाती है, यानी बीच में पृथ्वी हो गई सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो उस घटना को जो है चंद्रग्रहण कहते हैं। और चंद्रग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा की रात को होती है। कब होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक वर्ष में जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिलाकर के ये 7 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर सूर्य ग्रहण मैक्सिमम यही देखा जाता है कि 5 बार जो है सोलर इलिप्स हुआ है, यानी सूर्य ग्रहण हुआ है, तो 2 बार जो है लूनार इलिप्स यानी चंद्र ग्रहण हुआ, ये, और नहीं तो ये 4 बार होगा, तो ये 3 बार होगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, जब पूरा जो है सूर्य ढक जाता है सूर्य ग्रहण के समय, तो उसके जो है चारों किनारों, उसके जो है परिधि पर, उसके जो है आउटर जो है बाउंड्री से जो प्रकाश की तरंगे जो है आपको प्रकाश का छल्ला दिखाई देता है, इसी को डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जी हाँ, इसी को डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। इसी को किरीट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किरीट के नाम से जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या जो है पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश, जी नहीं, चंद्रमा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है इसके चारों तरफ जो सूर्य से निकलने वाली तीव्र प्रकाश की जो है किरणें होती हैं, उसको जो है कहा जाता है क्या, डायमंड रिंग कहा जाता है। कब, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। यहां कुछ ऑप्शन इधर उधर लिखा गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इसके जो है चारों तरफ से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, उसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के रासायनिक संगठन में है, सूर्य जैसे मैं आप लोगों से बताया मध्यम आयु वर्ग का तारा है, मध्यम आयु वर्ग का तारा,
स्टार है और इसका रंग कैसा है? पीला है। पीला है तो अपने लाइफ के किस जो है फेज में चल रहा है? तो आप कहेंगे कि जो है मिडिल फेज में, मध्य भाग में चल रहा है, दूसरे फेज में चल रहा है। मैं पढ़ाया तो बताया कि कोई भी जो है तारा जब जो है अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में होता है तो उसमें हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब इस पर नाभिकीय संलयन अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होता है तो इसमें एनर्जी जो हीट निकलती है वो भी अपने मैक्सिमम जो है पीक पॉइंट पर निकलती है, तब इसका रंग जो है क्या होता है? नीला होता है। तो आपसे पूछे कि कोई स्टार अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में किस रंग का होता है? ब्लू कलर का होता है। या आपसे कहे कि कोई भी स्टार जब ब्लू कलर का होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब सेकेंड फेज में पहुंचता है तो चूंकि हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो है दोनों जो है बराबर हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को जो है इस अवस्था को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ स्टार कहते हैं, तारे की साम्यावस्था कहते हैं। और यहां पर अब पहले जैसा जो है हीट क्रिएट नहीं हो रही है, इसीलिए अब इसका टेम्परेचर कम हुआ है, अब इसको लाल रंग मिला है, इसीलिए इसको सुपर जायंट या फिर लाल रक्त दानव तारा के नाम से जाना जाता है। ये सेकेंड फेज है लाल। और थर्ड वाले पर जब जो है ये पहुंचता है, इस वाले पोजीशन पर पहुंचता है, तो मैंने बताया कि जो है इसका रंग जो है बिल्कुल जो है कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? तो सफेद होगा। इन दोनों के बीच वाले स्थिति में जो है इस कलर में ये दिखेगा। हाइड्रोजन इसमें कितने प्रतिशत हैं? 71% है। लगभग 71% इसमें जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। 26.5% के आसपास जो है इसमें हीलियम है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। मैं पढ़ाया तो बताया कि ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाला पहला तत्व हाइड्रोजन था और सबसे अधिक जो है आज भी यूनिवर्स में मोर देन 90% जो है अगर पाया जाता है तो क्या हाइड्रोजन पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ही सबसे अधिक है। यूनिवर्स की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी तारे के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो अगर ऑप्शन ऐसे देगा न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर यानी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इस तरह से देगा तो नाभिकीय संलयन है। और नहीं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऐसे करके देगा तो ये इसका जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन है। और इसमें सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन की मात्रा इतनी, हीलियम जो है इतना, अन्य भारी तत्वों में करीब 2.5% में जो है सब पाए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है क्या होगा? बिल्कुल 100% सही होगा। आप लोग फटाफट मुझको कमेंट करके जो है बताना। इसी आधार पर जो है आर्टिफिशियल सन यानी कह लो कि कृत्रिम सूर्य, आर्टिफिशियल सन जो है सबसे पहले किस देश के द्वारा जो है बनाया गया? एक देश जिसने कि आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूर्य बनाया और उसको जो है चालू करके उसने जो है देख भी लिया कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यह बात तो तय है कि जब तक सूर्य है तब तक पृथ्वी पर जीवन है। जब सूर्य समाप्त हो जाएगा तो पूरा सिलेबस ही समाप्त हो जाएगा। तो कुछ देश ऐसे हैं क्योंकि अपने ये मीडियम पोजीशन पर इस समय चल रहा है, आने वाले जो है अगले 5 वर्ष के बाद जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इसका जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी। तो जो नेचुरल सन है वो काम करना बंद कर दे। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल सन जो है डेवलप कर लिए हैं। आप फटाफट जो है कमेंट करके मुझको बताएं कि ऐसा काम करने वाला दुनिया में कितने ऐसे जो है देश हैं। भारत सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा कौन सा मिशन जो है अभी लॉन्च किया गया है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। अभी तो मैंने बताया न्यूनतम दूरी पर होती है कब? जनवरी के महीने में होती है। कब होती है? जनवरी के महीने में ये न्यूनतम जो है दूरी पर, और जुलाई के महीने में जो है अधिकतम दूरी पर होती है। कब? मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है। जब जनवरी के महीने में ये न्यूनतम दूरी पर होती है इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी पर होती है इसको अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर के नाम से जाना जाता है। जब
मार्च के महीने में सूर्य और पृथ्वी जिस स्थिति में होते हैं इसको वसंत विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। और आपको पढ़ाया तो बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दो तिथि है जिस पर पृथ्वी पर दिन और रात जो है क्या होता है? बराबर होता है। इसको शरद विषु कहा जाता है। शरद विषु, शरद विषु बोले तो जो है विंटर इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यूएसए के मोंटाना विश्वविद्यालय में। बिल्कुल सही है। सूर्य पर नया सौर चक्र शुरू हुआ 5 जनवरी 2008 को। 5 जनवरी 2008 को सौर चक्र प्रति 11 वर्ष की प्रति 12वें वर्ष में होता है। यह भी सही है। सैमुअल हेनरिक शॉबे के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। बिल्कुल सही। 1843 में आकाशगंगा यानी मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। कितनी होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और 250 किलोमीटर जब प्रति सेकंड इसकी चाल होती है तो एक परिक्रमा पूरा करने में कितने वर्ष का समय लेता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लेगा। कितने वर्ष का समय लेगा? 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। परिक्रमा का मतलब कि जो है मंदाकिनी के चारों तरफ जो है एक चक्कर लगाने में जितना समय लिया जाता है उसी को जो है परिक्रमण वर्ष कहते हैं और वो 1 ईयर के बराबर होता है। कितने वर्ष के बराबर होता है? 1 वर्ष। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है और जो कि 1 वर्ष के बराबर होता है। जबकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक राउंड लेने में कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटा। तो जो एक राउंड अपनी एक्सिस पर समय जो लेती है उसी को जो है एक दिन के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो परिक्रमण काल होता है, क्या होता है? परिक्रमण काल होता है, उसी को 1 ईयर कहते हैं, 1 वर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 1 ईयर के नाम से, 1 वर्ष के नाम से जानते हैं। जबकि जो है घूर्णन काल जो होता है, घूर्णन काल होता है वो उसको जो है 1 दिन कहते हैं। मैं पढ़ाया तो आपको बताया भी कि घूर्णन गति दिन रात के लिए जिम्मेदार है। सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूर्णन कर रही है, रोटेट हो रही है, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ गया उधर दिन, जो पीछे पड़ गया उधर रात। यानी घूर्णन गति दिन रात के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मौसम परिवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है? मौसम परिवर्तन के लिए परिक्रमण गति जिम्मेदार है। और एक परिक्रमण जो है कितने के बराबर होता है? 1 वर्ष के बराबर होता है। अब सूर्य का जो है 1 वर्ष को जो है ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। और ब्रह्मांड वर्ष कितने, हम लोगों के कितने वर्ष के बराबर होता है? 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। तो सीधे सीधे सवाल पूछता है कि ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष के बराबर होता है? 25 करोड़ वर्ष के बराबर। या कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का कितना वर्ष जो है सूर्य का 1 वर्ष के बराबर होता है? तो पृथ्वी पर 25 करोड़ वर्ष जो है सूर्य के 1 वर्ष के जो है बराबर होता है। और इनकी परिक्रमा करने की जो गति होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। घूर्णन करने में सूर्य का जो घूर्णन काल होता है लगभग 26 दिन का होता है। कितने दिन का? 26 दिन का होता है। यानी सूर्य पर 1 दिन हम लोगों के 26 दिन के बराबर, यानी लगभग 1 महीने के बराबर होता है। लेकिन सूर्य का 1 वर्ष हम लोगों के 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। उसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये भी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। ये भी विकल्प जो है ये सही है। लेकिन सूर्य का नया सौर चक्र, जो सौर चक्र क्या होता है थोड़ा सा आप यहां पर जो है देख लेंगे। सौर चक्र क्या होता है? अगर सन का स्ट्रक्चर जो है देखा जाए, सूर्य की जो है हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो सूर्य का जो है बिल्कुल ये जो बाहरी सतह होता है ये वाला हिस्सा, आउटर स्ट्रक्चर आप अगर जो है सन को आप देखेंगे तो इसका जो बाहरी सतह होता है बेटा, जहां से प्रकाश जो है बाहर निकलता है, इसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से इसको जो है जाना जाता है। प्रकाश मंडल के नाम से यहीं से जो है लाइट, यहीं से जो है प्रकाश का उत्सर्जन होता है। किस रूप में? फोटान के रूप में होता है। फोटान बोले तो जो है ऊर्जा के बंडलों को ही फोटान के नाम से जो है जाना जाता है। और इसके बाहर जो है ये एरिया जो होती है, ये एरिया होती है,
इसी को वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। और इसके सतह से कितनी जो है हाइट के बराबर का होता है? तो करीब 2000 से लेकर के जो है 2000 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? वर्णमंडल कहते हैं। और ये सूर्य का वायुमंडल होता है। क्या होता है? सूर्य का वायुमंडल। सूर्य के वायुमंडल को ही वर्णमंडल के नाम से जो है जाना जाता है। अब देखेंगे, सूर्य का जो है सतह का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके जो है आउटर लेयर का जो है तापमान मैं बता रहा हूं, वह सूर्य जो कि पृथ्वी के जो है आयतन का लगभग 3 लाख गुना बड़ा है। लेकिन जब इसका जो कोर होता है, अब कहेंगे कि कोर क्या होता है? तो जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी हाइड्रोजन से मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट होता है, या कह लो जहां नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, या वह क्षेत्र जहां का टेम्परेचर जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या कह लो कि सूर्य का वह क्षेत्र जहां की स्थिति जो है प्लाज्मा की स्थिति होती है। कौन सा? प्लाज्मा की स्थिति। आपको पता है कि द्रव्य की 5 अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। किसी भी मटेरियल को इतना हीट कर दो कि वो आयनित हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए, वो प्लाज्मा की अवस्था होती है, प्लाविका होती है। और 5वीं जिसको कि गार्ड पार्टिकल के नाम से या हिग्स बोसॉन के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सूर्य के केंद्र को किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। क्या? कोर के नाम से जानते हैं। या वह हिस्सा जहां पर कि नाभिकीय संलयन होता है, या वह हिस्सा जो कि प्लाज्मा के कंडीशन में जो है पाया जाता है, यहां का टेम्परेचर इतना होता है, जबकि इसके बाहरी सतह का तापमान जो है इतना होता है। अब फ्राउनहोफर नामक व्यक्ति ने जो है बताया कि सूर्य के जो है आउटर लेयर पर जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सूर्य का सतह अपनी ही एनर्जी को वापस जो है क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? तो सोख लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए इस पर यह काला जो है धब्बा दिखने लगता है, ब्लैक स्पॉट दिखने लगता है। और इसी जो है काला जो धब्बा है, इसी को सौर्य कलंक के नाम से जानते हैं बेटा। इस नाम से सौर्य कलंक के नाम से जानते हैं। सौर्य कलंक के नाम से जाना जाता है, जिसका रंग जो है कैसा होता है? जिसका रंग आप कहेंगे काला होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये काला रंग का होता है, इसलिए इसको सौर्य कलंक कहते हैं। और सौर्य कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो जो है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है होता है। कितना जो है होता है? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है से लेकर के 1500 तक का होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। हर 12वें वर्ष में जो है ऐसी घटना यहां पर होती है, या कह लो कि 11 वर्ष के बाद हर 12वें वर्ष में ऐसी घटना होती है। और इसको फ्राउनहोफर नामक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया गया, इसलिए इसको जो है सन स्पॉट, सौर्य कलंक या फ्राउनहोफर रेखा या फ्राउनहोफर पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। और ये हर 12वें वर्ष में होता है। प्रत्येक 12वें वर्ष में जो है ये घटना घटती है। तो अब यहां पर जो है आपसे पूछ रहा है कि सौर चक्र शुरू हुआ कब? तो 5 जनवरी 2008 को जो है सूर्य पर नया चक्र शुरू हुआ। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया रहा होगा उस प्रश्न काल में ये जो है सही है, लेकिन हर 12वें वर्ष में जो है ये घटना घटती है। तो 12 वर्ष के बाद जो है अब 2020 आ गया है। 2020 आ गया है। 2020 में जो है फिर एक नया सौर चक्र वहां पर शुरू हो गया होगा। और ये जो है कब तक चलेगा? तो 12वें वर्ष यानी 2032 में फिर अगला सौर चक्र आएगा। तो ये जो है वहां पर साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इतना अधिक स्थिति बन जाती है कि इससे सौर्य कलंक से निकलने वाली जो है एनर्जी, ये अपनी लाइट को अपने तरफ तो खींचता है, निकलने दूसरी जो है वेव को भी अपने तरफ खींच देता है। तो पृथ्वी का पर जो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम है वो गड़बड़ा जाते हैं। बहरहाल प्रश्नानुसार जो है उस समय जब प्रश्न दिया रहा होगा तो ये सही था, लेकिन इस समय जो है ये सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या कि कौन सा सुमेलित नहीं है, दूसरा सुमेलित नहीं है। ये 2020 में नया सौर कलंक वहां शुरू हुआ है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें। अगले प्रश्न को, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में
रूपांतर होने से, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से, नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं के टक्कर से या नाभिक में गैसों के संलयन से। तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। कब से मैं चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं कि जब दो न्यूक्लियस आपस में जो है मिल करके कोई थर्ड जो है न्यूक्लियस को बनाते हैं तो इन दौरान जो है अपार ऊर्जा जो है निकलती है और इसी को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन के जो है प्लाज्मा में, हाइड्रोजन के सेंटर में, कोर में हाइड्रोजन मिलकर के किस में कन्वर्ट होते हैं? हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। इसको नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है कहा जाता है। हाइड्रोजन बम जो होता है इसी के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। आप फटाफट कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो आप बताएं कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की खोज जो है किसने किया? फटाफट जो है कमेंट करके बताएं। वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन क्या नाभिकीय संलयन है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? दीर्घ तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में। अभी मैंने बताया कि अगर जो है आउटर स्ट्रक्चर सन की बात करें तो सन का जो आउटर लेयर होती है जहां से प्रकाश जो है बाहर निकलता है उसी को जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल जो है कहा जाता है। प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के बाहर का वो क्षेत्र जहां पर सौर पवन चलती हैं, ये वाला जो क्षेत्र होता है, जो वायुमंडल होता है, इसको वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्णमंडल के नाम से। और सबसे जो है बाहरी जो क्षेत्र होता है, जो सबसे आउटर लेयर होती है सूर्य की, जहां पर सौर पवनें जो है पाई जाती हैं, जिससे कि सूर्य की एनर्जी जो है पृथ्वी तक के लिए जो है सफर करती है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कोरोना के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जी हां, कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। कोरोना का मतलब क्या होता है? मुकुट। कोरोना तो खैर अब हम लोगों को क्या बताया जाए कि कोरोना की वजह से जो है कितना रोना हुआ था। बहरहाल इसका जो आउटर लेयर होती है जहां पर सौर पवन चलती हैं, उसी को कोरोना के नाम से जो है जाना जाता है। यहां पूछ रहा है कि सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, तो ये जो है इसकी इतनी स्पीड अधिक होती है कि ये जो है शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। किस रूप में आती हैं? शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में जो है प्रवेश करती हैं और उसके बाद छोटी लघु तरंगों के रूप में सूर्य के तरफ से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री कर जाती हैं और पृथ्वी के सतह से जो है टकराने के बाद जब उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है तो वो लॉन्ग वेव में जाती हैं, आती हैं शॉर्ट वेव में, लघु तरंगों के रूप में जाती हैं लॉन्ग वेव में, दीर्घ तरंगों के रूप में। और जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में जो है रिटर्न होती हैं, दीर्घ तरंगों के रूप में जो है रिटर्न होती हैं, तो उस समय जो है ऐसी घटना होती है कि ऐसी घटना हो जाती है मैंने अभी बताया कि जो है दीर्घ तरंगों के रूप में जो है ये रिटर्न हो जाती हैं। क्या होता है? वो रिटर्न होती है। तो प्रश्नानुसार ये विकल्प जो है क्या है? सही है। पार्थिव विकिरण के रूप में जो है ये भी दीर्घ तरंगों के रूप में ही जो है होता है। एल्बिडो पावर क्या होता है? एल्बिडो पावर का मतलब होता है कि सन रे जो है सूर्य पृथ्वी को कितना मिलती है और ये कितना रिफ्लेक्ट करती है ना? इनके बीच का जो अनुपात होता है इसी को एल्बिडो पावर कहते हैं। और जिसका एल्बिडो पावर जितना ही अधिक होगा उसमें शाइनिंग जो है उतना ही अधिक होती है, उसमें चमक उतना ही जो है अधिक होती है। डायमंड अगर जो दूसरी भाषा में कहें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो स्थिति होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। एल्बिडो पीछे अभी बताया था। एल्बिडो क्या है? तो एल्बिडो क्या है यहां पर दिया है। एल्बिडो सूर्य से विकसित प्रकाश की तीव्रता
जी बिल्कुल नहीं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की कुल मात्रा नहीं, उसको सूर्यातप ही कहते हैं। सूर्य के नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ये भी नहीं। पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाली जो एनर्जी होती है, उसी के जो है परावर्तित होने वाली ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा का जो है अनुपात या प्रकाश का अनुपात, प्रकाश ऊर्जा का अनुपात, इसी को जो है एल्बिडो पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्बिडो पावर के नाम से जानते हैं। आप सब लोग बैठे हैं, बहुत लोगों का जो है बैकग्राउंड जो है साइंस रहा होगा, फटाफट मुझको कमेंट करके बताएं। लाइट आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में। एल्बिडो पावर की खोज किसने किया था? एल्बिडो पावर की खोज जो है किसके द्वारा किया गया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आसमान में उपस्थित जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा ओजोन गैस के द्वारा अवशोषण होता है। सूर्य की लघु तरंगों का नहीं। सूर्य की विकसित ऊर्जा के कुछ भाग का नहीं। ए और बी दोनों का ना। सूर्य की दीर्घ तरंगों का, जी हां, जब ये जो है पृथ्वी के सतह से टकराती हैं, लघु तरंगे जो शॉर्ट वेव है, अभी बताया था कि जो अर्थ सरफेस से टकराने के बाद लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद जो है जब वायुमंडल से निकलना चाहती हैं तो सबसे पहले CO2, कौन सी? CO2, जिसका जो है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.03% होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी गई है इस समय? इतना हो गया है। तो बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ा है। और यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सन रेज को या सन एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, सोख लेते हैं, उसको बाहर जाने ही नहीं देते कि उधर कहां ना, इधर आओ। अब यही वजह है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा जब बढ़ती है तो जो है उसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जो है जाना जाता है। उसी घटना को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और पूरी दुनिया आजकल जो है लगी पड़ी है कि CO2 के जो है उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाए। CO2 ना रहे तब भी बात ना बने, क्योंकि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उस टाइम जो है वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं और भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं, CO2 को जो है रिलीज करते हैं। अब पौधे धीरे धीरे जो है खत्म होने लगे, CO2 की मात्रा जो है बढ़ने लगी, तो ये बैलेंस जो है गड़बड़ हो गया है। वरना पृथ्वी पर जो है CO2 को जो है पृथ्वी का गर्म कंबल कभी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो 0.03% था, और अब तो जो है जयपुरिया रजाई हो गया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, आप सब लोग बायोलॉजी वाले भी लोग बैठे होंगे, हमको बताएं किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, या इसकी खोज किसके द्वारा किया गया कि पौधे भी भोजन बनाते हैं? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, वरना जब साइंस वाली क्लास जो है ली जाएगी तो उसमें जो है इसको बताया जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर की है। 15 करोड़ किलोमीटर की, बिल्कुल सही है। और इसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य का व्यास 3,84,000 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 3,84,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अभी बताया। और यहां पर जो है द्रव्य प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा की अवस्था में, या इसी को प्लाविका जो है कहते हैं। प्लाविका की अवस्था में जो है पाया जाता है। पृथ्वी ना, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना, जी बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि जितना भी ऑप्शन दिया है सब सही है। अगला प्रश्न को जो है आप देखें, उससे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्था की तरफ से जो है आपकी परीक्षाओं को जो है ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है। और इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए वेबसाइट का जो है विजिट करें। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए जो है मोबाइल ऐप से जो है आप अपने मोबाइल में ये ऐप को डाउनलोड करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न को हम लोग देखें, कुल सूर्यातप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 51%। ये तो आप भी पढ़ते आए हैं, नर्सरी से पढ़ते आए हैं।
कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 51% जो है भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। बाकी 49% जो है हिस्सा वायुमंडल या पृथ्वी तक आते आते जो है सोख लिए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अगला प्रश्न, सूर्य का प्रभा मंडल या प्रकाश मंडल के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाव कपासीय मेघों के हिम विस्फोटकों से, पच्छाव मेघों के हिम या स्तरीय मेघों के धूल कणों से। बादल मेघ कितने प्रकार के होते हैं, जब वहां उनको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें और आपको जो है क्लियर होगी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प जो है सही है। आगे देखिए, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है ठोस और ठोस द्रव्य तथा गैस की अवस्था में? जी बिल्कुल नहीं। केवल द्रव की अवस्था में? नहीं। प्लाज्मा की अवस्था में? बिल्कुल सही है। इसी को प्लाविका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाविका। सूर्य का केंद्र जो है, यहां टेम्परेचर कितना होता है? 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपसे पूछता भी है कि यदि किसी द्रव्य की अवस्था प्लाज्मा है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, या पूछेगा कि अगर जो है किसी द्रव्य का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह द्रव्य किस अवस्था में होगा? ठोस, द्रव, गैस, गॉड पार्टिकल, प्लाज्मा। हमेशा याद रखें, आयनित अवस्था में, प्लाज्मा की अवस्था में जो है पाया जाएगा। और सूर्य का जो केंद्र है इसी अवस्था में है। यहां पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए जो है करीब करीब 15 करोड़ डिग्री, करीब करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना जरूरी है, तभी वो पॉसिबल होगा। और इसीलिए पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की जो है प्रक्रिया इतना आसान नहीं होती है। नाभिकीय विखंडन बहुत आसान है, लेकिन बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। फटाफट कमेंट करें आप लोग भी। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। एक बात हमको आप बस इतना बताएं, स्टडी ऑफ द सन, सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द सन, सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर इन प्रश्नों को जितना भी मैं बीच बीच में प्रश्न जो है आपसे पूछता जाता हूं, अगर आपको जो है उनके उत्तर नहीं पता है तो आप दूसरे सोर्स से खोजने का प्रयास करें। वहां भी अगर आपको न मिले तो उसके बाद आप जीएस गुरु जेपी सर जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर जो है आप वैसे भी क्वेश्चन करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का जो है भूमिका वैसे तो सब में है, जल चक्र में भी है, नाइट्रोजन चक्र में भी है, ऑक्सीजन के चक्र में भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका कार्बन चक्र में होती है। कार्बन चक्र क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है, जल चक्र क्या होता है, इनको हम लोग जब इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो उस पर जो है बहुत बेहतर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए अगर पता है आपको तो अच्छी बात, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगली क्लास में जो है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अगला प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। आप हमको फिर बताना, चंद्रमा का प्रकाश किसका? मुनवा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सबसे पहले किसने बताया था? हालांकि यह बात जो है 100% सही है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 25 करोड़ वर्ष है जी। और इसी को जो है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मॉस ईयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉस्मॉस ईयर के नाम से, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें हैं पराबैंगनी, यानी जी हां, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज जो है निकलती हैं उसके अदृश्य प्रकाश से, जबकि जो दृश्य प्रकाश होता है उससे जो है दूसरी तरह की तरंगे जो है निकलती हैं, जिसमें जो है सबसे अधिक दृश्य तरंगे होती हैं। हमारा सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के परितः वृत्ताकार
पथ में के वेग से घूम रहा है। उसके चारों तरफ ये वृत्ताकार मार्ग पर जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है स्पीड से ये तेजी से वो कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका घूर्णन काल कितना होता है, तो इसका घूर्णन काल किसका, सूर्य का, तो आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 26 दिन, यानी अपनी एक्सिस पर ये 26 डेज में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मंदाकिनी के चारों तरफ एक राउंड लेने में ज्यादा नहीं, बस 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। आपसे पूछा गया एक बार प्रश्न कि सूर्य किस प्रकार की गति करता है, केवल घूर्णन गति, केवल परिक्रमण गति, घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लेंगे जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, क्षुद्र ग्रह, ये जो कुछ भी हैं, ये सब के सब ये घूर्णन भी करते हैं, यानी अपनी एक्सिस पर भी जो है घूमते हैं और परिक्रमण भी जो है करते हैं। आप लोगों में से किसी ने जो है हमको मैसेज करके पूछा था कि हमको घूर्णन और जो है परिक्रमण में जो है दिक्कत होती है। अरे भाई, आप बाल्यावस्था में रहे होंगे, आप दोनों हाथ फैला करके जो है और अपने जगह पर जो है एक राउंड राउंड घूमते थे। तो अपने जगह पर जब घूमते थे वो जो है घूर्णन था, और जब वो घूर्णन घूमते घूमते जो है उसी तरह अपने जगह पर राउंड करते करते पूरा मोहल्ला घूम देते थे, तो वही जो है परिक्रमण था। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। आप ये जो है देखिए, इस वाले जगह पर जो है सूर्य है, यहाँ पर जो है हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। इस वाले पॉइंट पर जब पृथ्वी घूम रही है तो ये इसका जो है परिक्रमण काल है, ये इसका परिक्रमण पथ है, ये परिक्रमा से परिक्रमण बना है। और एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी कितने दिन का समय लगती है, लगभग 365 दिन, सबको पता है। यही जो है 1 वर्ष के बराबर होता है, 1 वर्ष के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि परिक्रमण काल कितने के बराबर होता है, 1 वर्ष, 1 माह, 2 वर्ष, तो हमेशा बताएंगे 1 वर्ष के। और जो घूर्णन काल होता है, कौन सा घूर्णन काल, या इसी को जो है परिभ्रमण काल भी कहते हैं। परिभ्रमण काल इंग्लिश में सिर्फ रोटेशन कहा जाता है, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये कितने का होता है, 24 घंटे का होता है, बस 24 घंटे का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। अगला प्रश्न, कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। सही तो बता तो दिए हैं। वायुमंडल का अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। सही बात है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित हो जाती है। वही तो मैं जो है बताया था कि सन एनर्जी जब आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है और वो शॉर्ट वेव के रूप में रहती है, धड़ल्ले से आ जाती है अर्थ सरफेस पर। लेकिन यहां से जब रिफ्लेक्ट की जाती है तब उसकी स्पीड कम होती है और वो लॉन्ग वेव के रूप में जाती है और विभिन्न गैसों के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा या ऐसे धूल धुआं के कणों के द्वारा इसको जो है अवरोध उत्पन्न किया जाता है। दिए हुए प्रश्न का दोनों कथन पहला विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, विटामिन डी का स्रोत है विटामिन डी, जिसको कि जो है हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है, हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन डी को, जिसकी कमी से जो है सूखा रोग होता है। सूखा पड़ता है नहीं, और सूर्य की किरणों से जो है प्राप्त होता है। आज कल एक चिकित्सा की पद्धति है, उसको जो है हीलियोथेरेपी के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपसे कभी कभी यही पूछता है कि हीलियोथेरेपी क्या है, या विटामिन डी का जो है प्रमुख सोर्स जो है सूर्य की किरणें होती हैं। और सुबह के वक्त जब सूर्य की किरणें जो हैं हम लोगों के ऊपर पड़ती हैं तो अपने स्किन में पाए जाने वाले जो है कोलेस्ट्रॉल मटेरियल को ये जो है कन्वर्ट करती हैं। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है, दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। आप बस हमको कमेंट करके इतना बता दीजिए, विटामिन डी की खोज किसने किया था, विटामिन डी की खोज किसने किया था, और इसका विटामिन का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, धड़ाधड़ कमेंट करके बताएं।
अगला प्रश्न देखें, समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेल कहलाती हैं। आइसोहेल कहलाती हैं। समान ऊंचाई को जो प्रदर्शित करती हैं उसको जो है समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आइसोहाइट्स कहलाती हैं। और समान वायुदाब को जो है प्रदर्शित जो करती हैं उसी को जो है आइसोबार कहते हैं। आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। उगते सूर्य का देश किसको कहते हैं? उस देश को कहते हैं जिसकी राजधानी टोक्यो है, जिसे कभी पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं, जिसकी राजधानी ओस्लो है। सूर्य ग्रहण हमेशा और चंद्र ग्रहण हमेशा और एक वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितनी बार हो सकता है? अधिकतम 7 बार हो सकता है। कितनी बार? 7 बार हो सकता है। आप लोग हमको नॉर्वे का नाम आया तो कमेंट करके बताइएगा। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जितने नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं, उनमें कौन सा ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो कि नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है? कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है सूर्य किरीट या कोरोना। अभी तो मैंने जो है बताया था। और जो दिखाई देता है उसी को डायमंड रिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। जो उसके चारों तरफ जो है एक चमकता हुआ आपको छल्ला दिखाई देता है, वही डायमंड रिंग है। दूसरा विकल्प कह रहा है प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर के गुजरता है? 12 तारामंडलों से होकर के गुजरता है और उसी को जो है राशि कहते हैं। प्रतिवर्ष सूर्य तारामंडलों से होकर के गुजरता है। कितने? 12 तारामंडलों से। इसलिए तो 12 राशियां होती हैं। और वो तारे इतना व्यवस्थित क्रम में हैं कि देखने पर कोई जो है धनु की तरह लगता है, कोई जो है कन्या की तरह लगेगा, कोई तुला की तरह है, कोई मकर की तरह है। तो उसी के नाम पर उसका नामकरण भी किया गया है। मैं बताया भी था आपको पिछले क्लास में कि सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जिन तारा समूहों को जो है पार करती है, एक महीने में एक जो है तारामंडल को पार करती है। तो 12 महीने में 12 तारामंडल को पार करेगी और इन बिटवीन वो एक चक्कर लगा भी लेगी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में। तो 12 वर्ष में जो एक वर्ष में कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। तो बस इसको पूछने का तरीका है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक वर्ष में जो है पृथ्वी कितने तारामंडलों को पार करती है, कितने तारामंडल को जो है पार करती है। अगला प्रश्न को जो है देखेंगे, उससे पहले बता दें पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा वो एक दिन में एक तारामंडल को पार कर जाता है। और जिस तारामंडल को चंद्रमा क्रॉस करता है उसी को नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27, जिसमें मैं बताया था रोहिणी होती है, आपका विशाखा है, अनुराधा है, आपका विपाशा है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया नाम है, आराम से याद हो जाएंगे। कुल 27 होता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है कह रहा है प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर के गुजरता है? कितने तारामंडलों से होकर के गुजरता है? सूर्य नहीं गुजरता है, पृथ्वी गुजरती है। कौन? पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसको संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य मकर राशि से जब प्रवेश करता है, तो सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। किस राशि से? धनु राशि से। धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म से जब आता है मकर राशि में तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह पर्व भारत में 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, सब तो सही है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प सही होगा। इसलिए क्योंकि पूछ रहा है कौन सही नहीं है, सब सही है। आगे देख लीजिए। तो ये रहा था हम लोगों का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई जो है पुस्तकें। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था कि भाई
इन पुस्तकों में बहुत सारी गलतियां हैं, ये सरासर गलत है। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ है जहां आपको दिखता है कि जो नहीं यहां पर गलती है, तो उसका फोटो खींच करके आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रस्तुत करें। आपको इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी गलतियों को आप बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन गलती नहीं है उसके बावजूद भी जो है उसको गलत बताना, ये तो बहुत गलत है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप किताब लिए हैं, वहां पर कोई गलती है, तो उसका फोटो खींच करके और फट से जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है इसको भेजिए। आपको जो है उससे संबंधित जो है पुस्तक फ्री में दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम सेशन, और वो है क्या? थैंक यू, धन्यवाद इतनी देर से मुझको सुनने के लिए। आज इस सेशन में बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, और मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।